हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पे। सो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इंडियन कल्चर, प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर्स। जी हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज an important component of Indian culture. That's why it become very important for all of us to know about our culture. It is not only about the ancient time period where we develop some values or norms or standards that followed in continuous manner at present time also, but here also we are going to discuss the some important component of plurality of cultures in India. Like what are the component of plurality? आखिर क्यों हम भारतीय संस्कृति को बहुलता से तोलते हैं? आखिर कैसे ये डेवलप हुआ? आखिर क्या इंडियन कल्चर जो है या इंडियन सिविलाइजेशन जो है प्राइमरी सिविलाइजेशन है? बात करेंगे, अच्छे से आपको ये टॉपिक कराऊंगा और ये टॉपिक को करने के बाद में आप इस पे एक आंसर राइटिंग भी फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे टॉपिक को। उसके पहले कुछ जरूरी चीजें। As you all know, 1 out of every 3 selections in UPSC CSC 2022 is from Unacademy. Now you can also be the part of Unacademy. Clear, आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। We are providing you 50% off on UPSC subscription. We are also launching the repeaters batch. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको लाइव क्लास बाय द टॉप एजुकेटर, नोट्स जो होंगे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे बुकलेट्स मिलेंगी, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, सीसैट और सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और साथ में रिपीटर्स बैच के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट अफेयर, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी, पीडीएफ, क्विज और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अवेलेबल होंगी। चलिए बात करेंगे कल्चर पे, इंडियन कल्चर पे, प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना हमारे लिए। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे जो दिख रहा होगा कल्चर, भाई सबसे पहले तो ये कल्चर बता दे क्या होगा, फिर हम बात करेंगे प्लुरैलिटी पे। ठीक है, तो ये सबसे पहले यही समझे कि भाई कल्चर होता क्या है, व्हाट इज कल्चर। आम शब्दों में तो हर किसी को मालूम होता है, लेकिन उसको इलेबोरेट कर पाने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं। एक अच्छी परफेक्ट आंसर राइटिंग करते समय कल्चर के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, को कितना विजिबल हो रहा होगा आपको जी। कल्चर बेसिकली व्हाट इज कल्चर, तो बोला जाता है कि कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। ठीक है, हाँ, पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर ऑफ अ मैन दैट इंक्लूड्स, ठीक है, दैट इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स। ठीक है, लाइक वैल्यू, beliefs, norms, social organization। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ लाइफ इन जनरल। it means that the culture is about the pattern of thought and behavior of a man that include the value, the belief, the norm, the social organization in a life in general। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति विशेष के जीवन में उसके व्यवहारों से, उसकी सोच से, उसके विचार से जो भी मूल्य विकसित होते हैं, जो सिद्धांत आते हैं, जो उसका एक कस्टम मतलब उसकी जो एक हैबिट डेवलप होती है, जो वह सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इंस्टीट्यूशन को अपनी लाइफ में सामान्य रूप से फॉलो करता है, वही क्या होगा, कल्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल रहन सहन, खान पीन,
सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ये सभी आखिर हैं क्या? ये सभी अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति के थॉट और बिहेवियर का एक पैटर्न है। फेस्टिवल्स लंबे समय से एक पैटर्न चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, क्लियर है? फूड, हमारे पे खाना खाने का तरीका एक लंबे समय से चला आ रहा है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में भी एक वर्ड कल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर भी क्या है, एक लंबे समय से एक पैटर्न डेवलप होता हुआ चला आ रहा है, एक खेती करने का तरीका जो मानव के व्यवहार में है और मानव के विचार में है, और हर साल वह इसी भूमि से समय समय पे अपने विचार, ठीक है, और अपने व्यवहार के द्वारा उत्पादन करता है। क्लियर है? हम त्योहार मनाते हैं। दीपावली आपने जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आप समझदार हुए हैं, तब से लगातार आप दीपावली अपने मन से बना रहे, क्योंकि वो एक पैटर्न डेवलप हो गया है। क्लियर है? जी हाँ। तो इसी समाज में, हमारे जीवन में सामान्यता जो भी हम सोसाइटी से, ठीक है, जो भी हम सोसाइटी से एक्वायर करते हैं वही हमारी क्या है, कल्चर है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, ठीक है, क्लियर है, कल्चर इज about custom, belief, value, ठीक है, फेस्टिवल, क्लियर है, एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, जो हम क्या करते हैं, सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन मेंशन, ठीक है, इन द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। और जैसे ही आप इसको लिखते हो तो आपको यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज पता चलती है, और यहाँ पे मैं आपको बता भी दूं, शायद आप साइड में कहीं लिख लें कि ट्रेडिशनली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली इंडिया was not a nation, ठीक है, हाँ ऐसे लिख ले, is not a nation but a culture, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पारंपरिक रूप से भारत कोई राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत है क्या, भारत क्या है, एक कल्चर। क्लियर है? एक कल्चर है। तो भाई कल्चर है, इसका मतलब इंडिया कोई एक भाषा बोलने वाला कोई राष्ट्र नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन, ठीक है, स्पेन स्पेनिश, एक भाषा एक राष्ट्र। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें जो हैं, ठीक है, कई सारी भाषाएं हैं, कई तरह के लोग हैं, कई सारे धर्म हैं, कई प्रकार की जातियां हैं, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और इसी डाइवर्सिटी को लेकर जब हम स्टडी करते हैं तो वी फाउंड दैट कि इंडिया इज अ सिंक्रेटिक कल्चर। व्हाट इट इज द मीनिंग सिंक्रेटिक कल्चर, मतलब आखिर इंडिया जो है वो सिंक्रेटिक कल्चर, ऐसा हम क्यों कहते हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि इंडिया इज अ सिंथेसिस ऑफ, भारत जो है एक सिंथेसिस है, किसका? हम सभी को मालूम है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इंडिया इज अ सिंथेसिस ऑफ आर्यन, द्रविडियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड ब्रिटिश। कहने का मतलब कि हमारे भारत में लंबे समय से पहले आर्य है, फिर एक डिवीजन हुआ आर्य एंड नॉन आर्य, फिर द्रविडियन, फिर जैनिज्म का इन्फ्लुएंस, फिर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस, फिर इस्लाम भी आया, फिर ब्रिटिश भी आया।
और इस प्रकार से इन सभी लोगों का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ा, हमारे इंडियन कल्चर पे देखने को मिलता है। और हमारे कल्चर पे इन सभी का प्रभाव बराबर स्तर पे देखने को मिला। और इसीलिए यहां पे एक और पॉइंट लिखा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा जाता है, ठीक है, कि इतने सारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो हुआ, इट मेक द इंडिया एज अ कंपोजिट कल्चर, ठीक है, मतलब इट मेक द इंडिया एज अ कंपोजिट कल्चर। लगता है आपको, देखो कितने सारे तो रिलीजन है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस है, टू मेक इंडिया एज अ कंपोजिट कल्चर, ठीक है, इसने भारत को क्या बनाया, एक कंपोजिट कल्चर बनाया। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, भाई ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि कंपोजिट कल्चर है? क्लियर है, व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इंडिया एज अ कंपोजिट कल्चर, because we already saw that कि Indian culture is a syncretic culture that is the synthesis of Aryan, Dravidian, Jainism, Buddhism, Islam and British। इन सभी का प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, वो ये है कि इंडियन कल्चर, ठीक है, क्लियर है, कल्चर सिंथेसिस इन इंडिया, ठीक है, वाज इन्वॉल्व, ठीक है, एकोमोडेशन नॉट एसिमिलेशन, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे, कल्चरल सिंथेसिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड, कल्चरल सिंथेसिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड accommodation not assimilation, assimilation, टू वर्ड्स। जब भी कोई भी बाहर से आया, हमारे यहाँ पे चाहे बाहर से भी कोई चीज आई हो, चाहे इंटरनल भी आई हो, हमने सभी को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, हमने एसिमिलेशन नहीं प्रोवाइड किया है। अब आप में से बहुत से बच्चों के अंदर डाउट होगा कि सर ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन होता क्या है। तो लेट मी क्लेरिफाई दैट कि ये जो एकोमोडेशन है और एसिमिलेशन है, ये आखिर होगा क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि एकोमोडेशन का मतलब, मैं आपको एक अच्छा से एग्जांपल ले लूं, ठीक है, मतलब यहां पे आपको बता देता हूं। एसिमिलेशन, अब देखेंगे हमारे इंडिया में कुछ कल्चर बाहर से भी आए, फैल गए, ठीक है, हाँ, कुछ हमारे यहाँ इंडिया में अंदर से भी डेवलप हुए, ठीक है, हाँ, अंदर से भी डेवलप हुए। फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, मतलब एंशिएंट टाइम से अगर देखें, इस्लाम, सॉरी एंशिएंट टाइम कर रहा हूं, इस्लाम, मेडिवल से इस्लाम, देन ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश को हम लोग दूसरा कलर दे देते हैं, ये कलर ब्रिटिश का है, ठीक है, दे ऑल्सो एंटर्ड इन इंडिया, ठीक है, जी हाँ, और इंडिया में जो पहले से ही कल्चर अवेलेबल था, ठीक है, उसको हम कुछ ऐसा रेड कलर दे देते हैं, ठीक है, हाँ, ये जो पहले से कल्चर क्या था, अवेलेबल था।
अब इतना मैं कुछ क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? अब अगर आप देखोगे तो बाहर के कल्चर में क्या हुआ कि जब एसिमिलेशन आएगा, तो एसिमिलेशन का मतलब बस इतना सा होगा, ठीक है, कि भाई अगर इंडिया में ओरिजिन कोई कल्चर है, अगर इस्लाम है, ठीक है, और अगर ब्रिटिश है, जब ये तीनों इंडिया में आएंगे, ठीक है, क्लियर है, तो इंडिया में आने के बाद तीनों रेड हो जाएंगे। तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एसिमिलेट हो जाएंगे, ये भारत में समाहित हो जाएंगे, ये इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हो जाएंगे, मतलब इनका खुद का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा और ये आकर यहां पर, ठीक है, और एक हिंदू कल्चर में, ठीक है, ये आकर यहां पर एक हिंदू कल्चर में क्या होते? एसिमिलेट हो जाते। बट हमने एसिमिलेशन नहीं प्रोवाइड किया। व्हाट वी प्रोवाइड ड्यूरिंग द सिंथेसिस पीरियड ऑफ सिंक्रेटिक अंडर द सिंक्रेटिक कल्चर, ठीक है, वी प्रोवाइड एकोमोडेशन, मतलब जिसने भी भारत आया, जो भी भारत आया, वी रिस्पेक्ट देयर कल्चर, ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट आवर कल्चर, क्योंकि जैसा दूसरे के साथ करेंगे वैसा हो रहा है। तो इनको हमने इनकी एक इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे इनको रहने दिया। इट मींस कि अब मान लो अगर यही तीनों सर्कल लो और ये एकोमोडेशन में आ रहे, तो एक ही भारत में इन तीनों का अपना वजूद होगा, मतलब इस्लाम भी भारत में अपनी पहचान के साथ रहेगा, क्रिश्चियनिटी पहचान के साथ रहेगा, बुद्धिज्म भारत में अपनी पहचान के साथ रहेगा, जैनिज्म अपनी पहचान के साथ रहेगा, मतलब हम इनको समाप्त नहीं करेंगे, हम इनको अपनी कल्चर में समाहित नहीं करेंगे। वी रिस्पेक्ट देयर कल्चर ऑल्सो एंड इन रिटर्न वी ऑल्सो वांटेड दैट कि दे शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर ऑल्सो। Are you getting my point? What I'm trying to say? Yes. And that's why, due to this accommodation and assimilation, we finally found that therefore Indian culture is not a Hindu culture but a diverse culture. Therefore we found that, okay, Indian culture ये हिंदू कल्चर नहीं होगा बल्कि ये डाइवर्स कल्चर होगा। अभी क्लियर हो रहा है आपको? मैं भी स्क्रीन पे देख लूं, क्लियरली विजिबल है? यस, ग्रेट। नाउ टेल मी, अभी आपको कॉन्फिडेंस आया अबाउट अ कल्चर, ठीक है? एक बार फिर से समरी ले लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर ऑफ अ मैन दैट इंक्लूड्स, मैन की जगह ह्यूमन लिख लो, कुछ भी, मैन एंड वुमेन, देखिए क्लियर है, दैट इंक्लूड्स वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ लाइफ इन जनरल, ठीक है? इट मींस दैट कल्चर इज अबाउट कस्टम, बिलीफ, वैल्यू एंड फेस्टिवल, लॉ, ईटीसी दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, जो हम समाज से लेते हैं, सीखते हैं, वही हमारा क्या है? कल्चर है। लेकिन याद रखना ये एक पैटर्न में है, लंबे समय से क्या कर रहा है? आ रहा है, ठीक है? और दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ट्रेडिशनली इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ कल्चर, ठीक है? फिर आगे इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आते हैं, तो बोला जाता है कि इंडिया में जो कल्चर है वो सिंक्रेटिक कल्चर है। सिंक्रेटिक कल्चर मतलब इट इज अ सिंथेसिस ऑफ आर्यन, द्रविडियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड ब्रिटिश, मतलब इन सभी का सिंथेसिस है, और जिसने इंडियन कल्चर को क्या बना दिया? कंपोजिट बना दिया। कैसे कंपोजिट बना दिया? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि कल्चरल सिंथेसिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड एकोमोडेशन नॉट एसिमिलेशन, मतलब हमने सबको अलग अलग पहचान दी और सबके उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो आए थे, हमने उनको एक्सेप्ट किया। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ कल्चर, is a plural culture, plurality of cultures. India is a culture, dynamic culture. India is a culture that is unique in the world. इसीलिए जब कोई गया, ठीक है, सॉरी, शिकागो में जब गए धर्म सम्मेलन में, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तो एवरीवन वाज देयर, ठीक है, एंड सेइंग द वर्ड, हेलो माय नेम इज जॉन, आई एम फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी,
हे हाय, माय नेम इज जूलिया एंड आई एम फ्रॉम द दिस रिलीजन, हे हेलो, ठीक है, आई एम भाई, ठीक है, झुनझुन वाला, आई एम फ्रॉम दिस रिलीजन, आई एम फ्रॉम दिस रिलीजन. When Swami Vivekananda went on the stage, he said that I feel proud to being part of this religion which have universal religious tolerance into it. And myself, Vivekananda. नाम बाद में बताया, पहले अपने कल्चर की पहचान बताई. 10 मिनट तालियां बजी कि मैं ऐसे धर्म से संबंधित हूं जिसमें विश्व के सभी धर्मों को अपनाने की शक्ति है. और वो धर्म कौन सा है? इंडिया, द रिलीजन, ठीक है, भारत धर्म. जी हां, जो हमारा कल्चर है. उन्होंने कल्चर की पहचान बताई थी. कौन सा? जो सिंथेसिस है और जो एकोमोडेशन बताता है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है, ना कि उनको ही वजूद को खत्म करके अपने में मिलाता है. ये है यूनिक, ठीक है, नेस ऑफ इंडियन कल्चर. ठीक है, दैट्स व्हाई वी फाउंडली कंक्लूडेड दैट कि देयरफॉर इंडियन कल्चर इज नॉट हिंदू कल्चर बट अ डाइवर्स कल्चर. यस, नाउ क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, लेट्स डिस्कस. थोड़े कमेंट लाइक किया करो, शेयर किया करो. मोटिवेशन नहीं होता है फिर ऐसा, तुमको एक जगह बुक में मिलेगा भी नहीं, कोई कवर भी नहीं करेगा, फिर मैं भी छोड़ दूंगा. ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर. जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके कुछ सैलेंट फीचर्स देखते हैं. अगर आप लाइक कर रहे तो मैं ऐसी अपडेट करके और भी टॉपिक जो है वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपका सपोर्ट तो चाहिए होगा. ठीक है जी हाँ. पहला, अ कॉस्मिक विजन. इंडियन कल्चर इज अ कॉस्मिक विजन. व्हाट इज द मीनिंग about the cosmic vision of Indian culture? It means that Indian culture is a synthesis of human, God and nature that reflected in Satyam, Shivam and Sundaram. सत्य मनुष्य, ट्रुथ, शिव गॉड, शिव, सुंदरम जगत, ठीक है, पूरी प्रकृति. तो सत्यम शिवम सुंदरम में जो रिफ्लेक्ट करती है फिलॉसफी, दैट इज अबाउट द ह्यूमन गॉड एंड नेचर सिंथेसिस. मतलब हमारे यहां पे इंडियन कल्चर में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, हमने सब में क्या माना है? सब में आत्मा का निवास माना है. मतलब हम बिलीव करते हैं कि भाई ह्यूमन और गॉड नेचर के सिंथेसिस में हम मानते हैं कि हमारे लिए मनुष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईश्वर. और उसी हिसाब से हम मानते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति के सौंदर्य किस लिए? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड. तो हमने यहाँ पे एक सिंथेसिस कर दिया कि सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन गॉड एंड नेचर दैट रिफ्लेक्टेड इन सत्यम शिवम सुंदरम. ऑल्सो यू कैन राइट द वर्ड. ठीक है, सेकेंड वन इज अबाउट, ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना. ठीक है, आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा आगे चल के दिया गया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. मतलब एक हिसाब से हमारे यहाँ अद्वैतवाद आपने सुना होगा. अद्वैतवाद में माना जाता है संसार में जो मात्र सत्य है वो कौन है? ब्रह्म है. अज्ञानवंश हम उनको अलग अलग देखते हैं, लेकिन यहां पे भी माना गया कि तीनों का एक ही रूप है, तीनों सिंथेसिस है. हमारे यहाँ पे एक मनुष्य जो है, ठीक है, क्लियर है, वह उसी प्रकार से जिस प्रकार से सत्य होता है.
गॉड हमारे लिए वही है जो शिव हैं, ठीक है, मतलब ईश्वर को भी हम मानते हैं। और नेचर मतलब जो सुंदरता है, सुंदरम, ठीक है, ये जो प्रकृति है, क्लियर है, ये भी क्या है, ये भी ईश्वर के द्वारा दी गई है। इसलिए यहां से आप देखेंगे, यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन, क्लाइमेट, ठीक है, क्लियर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, जी हाँ, जो अभी करंट में चल रहा है, क्यों, बिकॉज ये सारी प्रकृति जो है यह ईश्वर ने हमें दी है, और मनुष्य भी ईश्वर के द्वारा है, और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मतलब अगर आप देखोगे तो मनुष्य जो है, ठीक है, वह उसी ईश्वर का रूप है, और जो प्रकृति है वही ईश्वर का रूप है। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही क्या है, सुंदर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे सोशल हार्मनी। ये सेकेंड पॉइंट हुआ बच्चों, यहां पे लिख लेंगे सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एंड spiritual world. It means that, let me tell you, write down, reflected in the concept of reflected in the concept of purusarth. What is the meaning of purusarth? The word purusarth is about dharma, artha, kama, moksha. मुझे लगता है कि ऐसे समझने में थोड़ा आसानी नहीं होगी, थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। लेट मी राइट डाउन वन मोर पॉइंट, ठीक है, इज अबाउट, लिखेंगे एक्सटर्नल ऑर्डर नेचुरली फॉलो, ठीक है, नेचुरली फॉलो इंटरनल ऑर्डर। लेट मी टेल यू, पुरुषार्थ इज अबाउट द धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्हाट इज अबाउट द धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम, ठीक है, स्वीकारते हैं, कैसे, पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सीधे लिखा हुआ है कि सोशल हार्मनी इज सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम मटेरियलिज्म के पीछे ज्यादा नहीं भागते, खैर आज सोसाइटी भाग रही है, ऐसा भी नहीं है, वो चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे जो गरीबी से हैं, लेकिन गरीब हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन जितने में उतने में खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों, आखिर इतना एकोमोडेट कल्चर होके हम एक दूसरे से आज, मतलब एक्सेप्शन के रूप में आपको चीजें दिखती हैं, लेकिन बहुत सी जगह जहां पे शांति बनी रहती है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यही है कि जब भी हमारे यहाँ कोई एक्सटर्नल ऑर्डर आता है, मतलब जो जब कोई बाहरी चीजें हमें, ठीक है, अपनी तरफ प्रभावित करती है, तो हमारा इंटरनल ऑर्डर जो है उसे मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। जैसे गांव में रहने वाला एक आम परिवार जो है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, फिर भी वो खुश है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर आत्मसंतुष्टि है। किसको मानकर, कि ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमारी आत्मसंतुष्टि। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में संतुष्ट हो ही नहीं सकता, उसके पास चाहे जितना पैसा आ जाए। इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे हम सब क्या होते हैं कि रेगुलेट होते हैं फ्रॉम द इनर ऑर्डर, ठीक है, जो भी हमारी एक्सटर्नल ऑर्डर्स है, इट इज नेचुरली फॉलोड बाय द इंटरनल ऑर्डर। हमारे जो इंटरनल ऑर्डर्स जो है, आत्मा जो है उनको रेगुलेट करती है। यूपीएससी का प्री का एग्जाम नहीं निकलता है, बुरा लगता है, लेकिन इंटरनल ऑर्डर सपोर्टर्स गिव अस कॉन्फिडेंस, कोई नहीं और मेहनत करेंगे, अगली बार पेपर निकलेगा,
ठीक है, इस तरीके से, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, इस तरीके से हमारे यहाँ पे पुरुषार्थ में आता है धर्म। हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, धर्म, अर्थ, ठीक है, काम। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जब विवाह करेगा तो उसके कुछ कर्तव्य होंगे उसके परिवार की तरफ, वह जरूरी है। उस कर्तव्य के लिए, फैमिली के जीवन यापन के लिए वो व्यापार करेगा या कोई रोजगार करेगा, कुछ भी करेगा, उसमें भी धर्म का होना जरूरी है। और अगर अर्थ और काम में धर्म नहीं होगा तो इंसान क्या हो जाएगा, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अर्थ में धर्म का महत्व क्या है, लेट मी टेल यू। एक व्यापारी है, वह भगवान की पूजा तो कर रहा है लेकिन पुरुषार्थ को फॉलो नहीं कर रहा है, और वह जब दूसरे उसके यहाँ ग्राहक आते हैं तो उनको मिलावट का सामान बेचता है, तो इससे सोसाइटी में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी सोसाइटी में हार्मनी नहीं होगी, इसमें लोगों का विश्वास उठेगा, तो वहीं पे उसको रेगुलेट किया जाता है धर्म के द्वारा। नहीं, आपके अर्थ में भी धर्म होना चाहिए। काम, एक व्यक्ति वैवाहिक जीवन में रहता है, बच्चे होते हैं उसका कर्तव्य है उसके बच्चों, अपने बच्चों के प्रति, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना। और अगर उसके अंदर धर्म नहीं हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पराई स्त्री को देखना, ठीक है, अपने ही परिवार को लेकर अगर देखेंगे, ठीक है, तो उससे विमुक्त हो जाना। तो यहां पे अगर धर्म नहीं है तो वह एक समस्या देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आता है फिर मोक्ष। और अगर कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलकर अर्थ और काम को रेगुलेट कर पाया तो अंत में उसे मोक्ष मिलेगा, मतलब उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, यह विश्वास क्यों, बस एक ही चीज के लिए, क्या, एक्सटर्नल ऑर्डर, ठीक है, इंटरनल ऑर्डर। सरकारी नौकरी में इतना पैसा मिल जाता है कि जीवन अच्छे से चल पाए, बट कंज्यूमरिज्म ने इतना प्रभावित कर दिया कि लोग भ्रष्ट होने लगे, ब्राइब लेने लगे, घूस लेने लगे। वहां पे कौन रेगुलेट करेगा, हमारी यही सोसाइटी रेगुलेट करेगी। क्लियर है, आ गया समझ में? जी हाँ, तो एक तो पॉइंट ये हो गया जो इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट, टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस क्या होता है, ठीक है, हाँ लिखेंगे, एक्सेप्ट मैनीफोल्ड रियलिटी। मतलब हमारे यहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें जो वास्तविकता है, क्लियर है, और कई प्रकार की चीजें हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में अलग जाति है, अलग धर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसी विविधताओं को, ठीक है, जो वास्तविकता है, जो मैनीफोल्ड रियलिटी है, क्लियर, इसको क्या करना, एक्सेप्ट करना। जैसे हम मान के चलते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ, क्लियर है, विभिन्नताओं में एकता है और एकता में विभिन्नता है। क्लियर है, हम अलग अलग होने के बाद भी एक हैं, और हम जो एक हैं उनमें अपनी हमारी खुद की अलग पहचान है, जस्ट बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन। बहुत मैं बोलता हूं ये शब्द क्योंकि मुझे ये शब्द इतना पसंद है, क्योंकि यही वो शब्द है जो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाता है, दूसरे के कल्चर के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ पे हमने जो मैनीफोल्ड रियलिटी है, हमारे यहाँ जो विविधताएं हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारे टॉलरेंस को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, एम्फेसिस ऑन ड्यूटी। What is emphasis on duty? Let me clear. One's duty is more important than one's right. हमारे समाज में एक व्यक्ति के अधिकारों से ज्यादा उसके कर्तव्य हैं। क्लियर है, एक बच्चे की नौकरी विदेश में लग गई हो, यहां पे भी कमा रहा है, 2-4 रुपए ज्यादा मिल रहा है, विदेश जा रहा है, लेकिन
इंडियन कल्चर में पला व्यक्ति जो है कहता है, वैसे आजकल एग्जाम्पल देखने को कम ही मिलेंगे, कहता है या तो माता पिता आप मेरे साथ चलो, और अगर आप नहीं चल सकते हो तो मैं या 2 रुपए ज्यादा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना। जिस प्रकार से मैं छोटा था आप लोगों ने मेरी सेवा की थी, उस प्रकार से अभी मेरा कर्तव्य है, इसमें मैं 2 रुपए कम कमाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, मैं अपने अधिकार बाद में देखूंगा, मैं अपने कर्तव्य पहले देखूंगा। आप में से कई लोगों को लगेगा सर आज कौन करता है, लेकिन मैं सच बताऊं ना, भाग दौड़ की भरी जिंदगी में लोग कर तो नहीं पाते, लेकिन यह चीज उनको हमेशा सताती है, और हर एक व्यक्ति अंतिम रूप से इसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारे कल्चर की बात इतनी अनोखी है ना कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो मन में कभी गिल्ट नहीं होगा, एक शांति रहेगी। कोई कितना भी कुछ कर ले, निर्जीव है तो अलग बात है, लेकिन सजीव है, ठीक है, तो हम तो मान के चलते हैं, हम तो वैसे ही मानते हैं कि हमारे यहाँ सब कोई क्या है, ठीक है, एक जो व्यक्ति है वह एक हिसाब से जो जो निर्जीव, उसमें भी हमने आत्मा मान लिया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। तो ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी चला भी जाता है उसे लौटकर अपना भारत ही याद आता है। इवन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी के मुंह से मैंने ये बात भी सुनी थी, आपकी अदालत में आए हुए थे, उन्होंने ये बात बोला था कि जो बाल लोग विदेश में रहते हैं उन्हें भारत के बारे में ज्यादा चिंता होती है, लगाव ज्यादा होता है, क्योंकि अपना देश तो अपना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वंस ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन, ठीक है, वंस राइट, क्या ये हमारे अंदर कुछ वैल्यू लेकर आते हैं? ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, सेक्रीफाइस, इंटरडिपेंडेंस, सेक्रीफाइस एंड अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, जी हाँ, हम हमारे कल्चर की पार्ट, हमारे कल्चर की विशेषता है, चाहे कोई धर्म हो चाहे जो हो, आके तो कल्चर में रहा, हम इंटरडिपेंडेंस हैं, निर्भर हैं एक दूसरे पे। जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता फिनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को फिनेंशियल सिक्योरिटी देता है। हमारे यहाँ पे सेक्रीफाइस, त्याग की भावना होती है। हमारे यहाँ पे माँ जो है वह एक रोटी कम खा लेगी लेकिन बच्चों का पेट भरना चाहिए, पिता जो है वो भूखा सो जाएगा लेकिन बच्चों का पेट भरना चाहिए। हमारे यहाँ पे एल्ट्रिज्म, परोपकार की भावना है। हमारे यहाँ अशोक जैसे व्यक्ति थे जिसने बोला था बहु क्या ने दया अपास में, वो बहु क्या ने दया दाने सचे साधुए माधवे चा। ठीक है, ये हमारी कल्चर की एक यूनिक पार्ट है, कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे फीचर है, ठीक है, सैलेंट फीचर है। चलिए ये तो हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कर्मा। कितने पॉइंट हो गए? चलो, थ्योरी ऑफ कर्मा। बच्चों थ्योरी ऑफ कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको मालूम भी होगा कि वन हैज टू बी इन सॉरी वन हैज टू बियर द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन। वन हैज टू बियर द फ्रूट्स ऑफ, ठीक है, ठीक है, वंस एक्शन। एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन तो केवल कुछ लोगों के लिए, बाकी लोग तो अपने आप रेगुलेट होते हैं। क्यों? हमारे कल्चर का पार्ट, हम मानते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर नीम के बीज बोए हैं तो नीम का ही पेड़ मिलेगा, और अगर आम के भी पेड़ लगाए हैं तो आम का ही फल मिलेगा। ठीक है, जी हाँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आपने बुरा कर्म किया तो चाह कर भी बाद में कुछ नहीं अच्छा होने वाला है, आपके साथ बुरा ही होगा। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे सोसाइटी में क्या है, ठीक, हम अपने कर्मा पे बिलीव करते हुए दूसरे की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक ये भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऋणा। कंसेप्ट ऑफ ऋणा लिख लेंगे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेप्ट ऑफ ऋण। इसका मतलब
I exist because of others. मतलब इस समाज में मैं एग्जिस्ट करता हूं दूसरों के कारण, ऐसा हम सब मानते हैं। और ये हमारे कल्चर की खास बात है, हम पहले एक्सेप्ट करते हैं अगर मेरा अस्तित्व है तो बस आपके लिए। इसीलिए हमारे हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, जो भी पराये मिलते उनकी मदद करते हैं, जो भी भूखा है उसको भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मेरे पास इतना कुछ है तो सब आपके द्वारा ही है। जैसे इकोनॉमी में माना जाता है कि भाई जो भी सभी लोग जो हैं सबके बराबर अधिकार हैं, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है तो जरूर किसी और का ही भाग होगा। इसलिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा लाई थी, जहां पे गांधी जी कहते थे कि जो अमीर लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हैं, उन्हें मजदूरों को अपने बेटे के समान मानना चाहिए और मजदूरों को उद्योगपतियों को अपने पिता समान मानना चाहिए और समन्वय से कार्य करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो है क्यों वो दूसरों की वजह से है। दैट ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर, that obligated duties towards other, ठीक है, टुवर्ड्स अदर। क्लियर है? ये हमें कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति क्या देता है हमें, ठीक है, ड्यूटी देता है। मतलब हमें कर्तव्य का निर्वहन करने की बात करता है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों की सेवा करो। नेक्स्ट आप लिखेंगे वर्ण सिस्टम। भाई वर्ण सिस्टम में ज्यादा क्या ही बताना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का क्या है, हमारी कल्चर का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तो वह इकोनॉमिक बेस था, इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन था, सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन था ये। तो बाद में कुछ लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिजिड कर दिया, और इसको, इसकी इंपॉर्टेंस या इसके यूनिकनेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म में देखेंगे हमारे यहाँ पे एक आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, ठीक है, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस समय हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, और हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। गृहस्थ, ठीक है, हम अपनी ड्यूटी जो है, ठीक है, टू फॉर द फैमिली एंड चिल्ड्रंस, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। वानप्रस्थ, हम यहां से सेक्रीफाइस शुरू करते हैं, ठीक है, हाँ, त्याग करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे लोग जब 50 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, पहले 25 साल सीखने के, फिर 25 साल, ठीक है, सांसारिक बंधन, मोह माया नहीं छोड़ को कह सकते, बंधन है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट माना गया हमारे यहाँ पे। फैमिली फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कल्चर का। और उसके बाद फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में हम सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं। गांव में पुराने समय में लोग जब बूढ़े हो जाते थे तो दरी बिछा के रहना, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब चीजों का धीरे धीरे मोह का त्याग करना शुरू करते थे, बंधनों का। जो इस 25 साल में बंधन बंधे थे, इनको धीरे धीरे क्या करना, त्याग करना शुरू करते थे। और उसी के बाद फिर आता था सन्यास। सन्यास मतलब जहां से वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होते थे। तो ये कुछ कितने हो गए, 8 फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स, जो क्या बताते हैं, जो हमारे कल्चर को बताते हैं। चलिए अब आएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंडिया इज अ, ठीक है, लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थोजेनेटिक सिविलाइजेशन और प्राइमरी सिविलाइजेशन। इंडिया इज एन ऑर्थोजेनेटिक सिविलाइजेशन, और, ठीक है, और प्राइमरी सिविलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट रिटेन्ड
its continuity uninterrupted. ध्यान देंगे बच्चों, इंडियन कल्चर को हमारे यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोजेनेटिक या फिर प्राइमरी कल्चर माना गया है। कारण क्या है इसका? तो लेट मी टेल यू, इसका कारण यही है कि हमारा जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में हमारे यहाँ पे जो चीज वैदिक पीरियड में थी वो तब से लेकर अब तक है, बिना इंटरप्शन के हमारा कल्चर लगातार, ठीक है, एक निरंतरता के साथ में अभी तक आया है। इसीलिए इसको प्राइमरी सिविलाइजेशन या ऑर्थोजेनेटिक सिविलाइजेशन के रूप में मानते हैं। इसने अपनी उस वैल्यू को, जो एंशिएंट वैल्यूज थी, उसको अभी तक कंटिन्यू किया है, रिटेन किया है। यूना, रोमा, मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अगर आप इस लाइन का मतलब समझ सकते हैं तो इसे भी समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलूंगा मैं अगले सेशन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।